मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये लेसन नंबर 4 है बच्चों, जो आपका पहले से ही स्टार्ट है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं साबुन और अपमार्जक। और साबुन आप डेली यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट। किंतु इनका निर्माण कैसे होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इस बारे में आज यहाँ आपको बताया जाएगा कि सोप एंड डिटर्जेंट, चाहे उसमें सोप भी दो तरीके की होती हैं बच्चों, चाहे वो बाथिंग सोप हो या वॉशिंग हो, सभी सोप जो हैं एक ही प्रकार से बनाई जाती हैं। और डिटर्जेंट हों, वॉशिंग पाउडर वगैरह जो होते हैं, आप वॉशिंग मशीन में उसको यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ उसको किया जाता है डिटर्जेंट को। और विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट या अपमार्जक ये आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो इन सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, ये इसमें क्रियाकलाप में बताया गया है कि किस किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। और जो साबुन और अपमार्जक होते हैं, और जो आप नीचे देखेंगे तेलीय होते हैं। कैसे होते हैं? तेलीय होते हैं। और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। तेल कैसा होता है? पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इनके सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं ये, चाहे उसमें डिटर्जेंट हो बच्चों या साबुन, ये सोप। सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। साबुन का आयनिक भाग जल से और कार्बन श्रृंखला तेल से अभिक्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। जो साबुन के अणु बनते हैं मिसेली संरचना, या आप ऊपर देख रहे हैं किस तरीके से ये एक लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, और ये मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणुओं का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि एक सिरा तो जो है तेल की बूंद के पास है, कार्बोक्सिलिक का या सोडियम पोटेशियम के जो लवण हैं, और एक सिरा उसका बाहर की तरफ होता है, और एक सिरा तेलीय पदार्थों की तरफ होता है, तेल कण की ओर, आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में जब इसको घोला जाता है या डाला जाता है तो इसका इमल्शन बन जाता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है। ये जो इसका आयनिक सिरा होता है बच्चों, चाहे वो सोडियम का है या पोटेशियम का, जो आयनिक सिरा है वो कपड़े से मैल निकालने का कार्य करता है। और यही एक तरीका है कि हम जब साबुन में कपड़ों को धोया जाता है, डिटर्जेंट में कपड़ों को धोया जाता है, तो हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि साबुन का जो मिसेल है वो मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है। क्योंकि आप इसकी संरचना यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्य करता है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जो जल में एक सिरा विलय होता है उसको जलरागी, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं, क्योंकि वो सिरा नहीं घुलता है, वो सिरा जल में नहीं घुल सकता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इनके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, और इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जो दूसरा सिरा है जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है। हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है बच्चों, वो हमेशा जल के बाहर ही रहेगा, और आयनिक वाला सिरा जो है जल के अंदर होता है, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जल के बाहर होता है। और यही पद्धति है, यही तरीका है कि ये गंदे से गंदे कपड़े को से मैल निकालने की प्रक्रिया में जुट जाता है और निकालने की सामर्थ्य भी रखता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा
बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस रचना को मिशेल कहते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये मिशेल है। इसका बीच सेंटर में जो है तेल की ड्रॉप हैं, बूंद हैं, और ये सिरा जो अंदर है वो आयनिक सिरा है, इससे जो जुड़ा हुआ है। और ये जो सिरा है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है जो जल की सतह पर बाहर रहता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। जो मैल है वो तेलीय केंद्र में एकत्रित हो जाता है। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, और आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णन कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, प्रकाश को भी फैलाने का कार्य कर सकते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। और ये जो मिशेल संरचना है साबुन की अपमार्जक की, यही प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकता है। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। जब आप साबुन के घोल को देखते हैं तो उसकी रचना भी बादल जैसी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, अगले पेज पर देखते हैं। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। ये बच्चों, जब खारा जल होता है या कठोर जल होता है तो उसमें भी साबुन का पानी ठीक ढंग से नहीं घुल पाता, तो उसकी कुछ मात्रा हमारे शरीर पर बनी रहती है, जो इसमें बताया गया। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते हैं। दोबारा समझ लीजिए, इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। जो डिटर्जेंट हैं वे कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, किंतु सोप कठोर जल में इतना प्रभावी नहीं होता। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। जो ये अपमार्जक हैं इनका उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बनाने में किया जाता है, जिससे वो कठोर जल और मृदु जल दोनों प्रकार के जो पानी हैं, जल हैं, उनमें कार्य कर सकें। ये लेसन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो आता है, आपने क्या सीखा, अर्थात इस लेसन के अंदर आपने क्या स्टडी किया, एक बार फिर इसको 1 बाय 1 आपको बताया जा रहा है। नंबर 1, कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। ठीक है बच्चों, कार्बन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, ये आपको याद रखना होगा। और उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का ये समझ लीजिए आधार होता है। कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए प्रकृति में भी यह बहुत से यौगिकों के निर्माण में सहायता करता है। अपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनाता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 लेता है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों पर साझा करके अपनी जो बाह्यतम कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है, और इस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को
साझा करता है। कार्बन एवं यौगिक भी बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है। नेक्स्ट नंबर है बच्चों, कार्बन ऐसे यौगिक बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। डबल बॉन्ड होता है या बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या वलय किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है, जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, जो श्रृंखला में से समान क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। नेक्स्ट नंबर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं, चाहे उसमें एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। बच्चों, इंडस्ट्रियल में भी महत्व है, कॉमर्शियल भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे उसमें कार्बन एथेनॉल है या एथेनोइक एसिड है, जो कार्बन के यौगिक माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है, साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी और जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। जो साबुन है या अपमार्जक है, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर वगैरह, इनकी अभिक्रिया जलरागी, जल की जो अभिक्रिया है वो जलरागी या जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेल या मैल का पायस बनाता है और बाहर निकालता है। इसी के कारण जो है कपड़ों से मैल निकालने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। बच्चों, वीडियो देखें, वीडियो के साथ साथ बुक भी आप पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ कि बुक को एक बार आपको पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप वीडियो को समझ सकते हैं। अगर आपने बुक पढ़ने में लापरवाही की और वीडियो पर ही आप जो हैं सोचते रहे कि वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है और आप इसमें साइंस में कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो भी देखें और बुक्स को भी पढ़ें। ये क्वेश्चन जब आप कल स्कूल में आएंगे तब आपको ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज या जो भी इसके आते हैं वो सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। मेहनत करते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि चाहे वो रिटन वर्क हो या लर्निंग वर्क हो, सभी आपको घर पर पूर्ण करना होगा। और लर्निंग वर्क पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने रिटन वर्क कंप्लीट कर भी लिया और लर्निंग वर्क नहीं हो पाया तो भी बच्चों आपका नुकसान रहेगा। इसलिए आप लर्निंग, रिटन सभी प्रकार के वर्क बराबर करते रहें। कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल में संपर्क करें और अपने कोई काम जो आपका पीछे छूट जाता है वो आपको फिर बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।